हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का प्री बोर्ड का पेपर जो कि भौतिक विज्ञान का है। इसका कोड है 346 BCE। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे आज। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है खंड आ में बहुविकल्पीय से होती है। पहला प्रश्न है, दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच बल लगता है F1। अब इन्हीं आवेशों को K परावैद्युत वाले माध्यम में रख दिया जाए तो इनके बीच बल लगेगा F2। तो यहाँ पर हमें ये बताना है F1 बटे F2 का अनुपात क्या होगा। जब आवेशों को वायु में रखा जा रहा था तब बल लग रहा था F। आवेशों को वायु में रखा जाए तो इसका सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये न्यूटन का नियम है, सॉरी कूलाम का नियम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसे के परावैद्युत के माध्यम में रखने पर बल का जो मान हो जाता है वो हो जाता है F2। तो बल का मान है F2, तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब पूछा है F1 बटे F2 का मान क्या होगा, तो हम F1 को डिवाइड करेंगे F2 से। 1/4πε0 K ε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसी तरह से आ जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पे से सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 बटे F2 बराबर 1 बटे और यहाँ आएगा 1 बटे K, क्योंकि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/4π से 1/4π केवल 1 बटे K बचेगा। इस K को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा K। तो यहाँ पर F1 बटे F2 का बराबर हो जाएगा K। तो उसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह से दिया हुआ है किसी तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक मान का कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि प्रतिरोध होता तो हम इसे चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका मान भी अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध X1 व X2 है तो 4 कंडीशन दी हुई हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर में कौन बड़ा होता है। मिली होता है 10⁻³ और वोल्ट मीटर पूरा 1 होता है। तो वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर का मान ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है X1 का मान ज़्यादा होगा, X2 का मान कम होगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है, तो ये वृत्ताकार होता है। अगला प्रश्न है, √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। जैसे हमें दिया क्या है, यहाँ पर अपवर्तनांक दिया हुआ है √2। तो पहले हम लिख लेते हैं n बराबर √2, और हमें दिया हुआ है कि प्रिज्म कोण विचलन कोण के बराबर है। तो ए का जो मान बराबर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है डेल्टा m के बराबर। तो हमें डेल्टा m का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, और बटे में लिख देते हैं हम साइन a बटे 2। तो यहाँ पर n का मान लगाएंगे हम √2 बराबर में लिखेंगे साइन। अब a बराबर हमें किसके दिया हुआ है, डेल्टा m के। a के स्थान पर डेल्टा m लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम a के स्थान पर डेल्टा m लिख देंगे बटे 2। अब यहाँ डेल्टा 2 बराबर साइन, यदि हम डेल्टा m प्लस डेल्टा m करेंगे तो आ जाएगा 2 डेल्टा m। 2 डेल्टा m को 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा m, और यहाँ आ जाएगा साइन डेल्टा m बटे 2। अब यहाँ पर साइन 2a का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ लगेगा 2 साइन डेल्टा m बटे 2 इंटू कॉस डेल्टा m बटे 2, और बटे में आ रहा था साइन डेल्टा m बटे 2। ये संख्या इस वाली संख्या से कट जाएगी। इस 2 को हम √2 के बटे में लिखेंगे, तब ये हो जाएगा √2 बटे 2 बराबर कॉस डेल्टा m बटे 2। √2 बटे 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 बटे √2, ये बराबर हो जाएगा कॉस डेल्टा m बटे 2 के। तो कॉस डेल्टा m बटे 2 बराबर, अब 1 बटे √2 कॉस कितने का मान होता है, तो ये मान होता है कॉस 45 का।
तुलना करने पर डेल्टा एम बटे 2 का मान बराबर हो जाएगा 45 के, और डेल्टा एम बराबर 45 दूनी 90। तो डेल्टा एम का मान 90 आ गया और इतना ही मान प्रिज्म कोण ए का होगा। तो यहाँ पर 90 वाला उत्तर सही है। अब पूछा है कि एन टाइप के बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति विद्युत उदासीन होती है। इसके बाद हम आते हैं खंड बा पे। पहला क्वेश्चन है आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जबकि तरंग कला असंबद्ध हो। तो असंबद्ध तरंग कला के लिए आई बराबर होता है i1 प्लस i2। अब यहाँ i1 की जगह दिया हुआ है हमें i और i2 की जगह दिया 4i, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5i। इसी तरह से पूछा है कि अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। इसका जो रीज़न है वो ये है, अर्धचालक में ताप या अशुद्धि के प्रभाव से कुछ इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं वो तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन और उनके स्थान पर कोटर बन जाते हैं। ये दोनों ही पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हो तो कण के तरंग प्रति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए। तो इसकी प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले का नाम होगा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच बटे पी। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगें तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो जो रेडियो तरंगें होती है उनकी आवृत्ति तो अधिक होती है, आवृत्ति तो कम होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। जबकि सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है और आवृत्ति अधिक होती है। इसी तरह से दिया हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम क्या होता है तथा यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसी को हम लेंज का नियम कहते हैं और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 3। एप्सिलॉन नॉट का मान दिया हुआ है, म्यू नॉट का मान दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है और 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 1/4 लिखेंगे, पाई का मान लगाएंगे 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान लगाएंगे। अब यहाँ पे जो 10 की घात -12 है इसे हम ऊपर लेकर आएंगे, 10 की घात +12 हो जाएगा। और इन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद कुछ नंबर आएगा यहाँ पर इस तरह से, और पॉइंट के बाद देखेंगे कितने अंक है, 2 इसमें 4 हो गए, तो ऊपर हम 4 जीरो लगाएंगे। अब जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो इसे हल करके आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 लगभग में आ जाएगा। इसी तरह से अब हमें यहाँ पे निकालना है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का मान। तो यहाँ भी हम इसी तरह से वैल्यू लगाएंगे। जब इसे हल करेंगे तो आएगा 9 गुणा 10 की पावर 16। अब हम यहाँ पर इसका वर्ग ले लेंगे, जब हम दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एक एएमयू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो एक एएमयू क्या होता है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, उसे हम एक एएमयू कह सकते हैं या फिर एक परमाणु द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। अब इसकी ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी की वैल्यू लगाएंगे। सी क्या होता है, प्रकाश की चाल। इसे जब हल करेंगे तो जूल में उत्तर आ जाएगा, लेकिन हमें लाना किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम डिवाइड करेंगे इसे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से, हल करके 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए, गतिज ऊर्जा और वेग। तो यहाँ पे कार्यफलन दिया हुआ W, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले हम। 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी ऊर्जा दी है, ई बराबर एच न्यू होता है। तो ई लिख सकते हैं या फिर एच न्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। एच न्यू की वैल्यू दी हुई है, डब्लू की वैल्यू थी घटा दो, जो उत्तर आएगा उसे जूल में चेंज कर लो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होते हैं, गुणा करके इतना आ जाएगा। इसी तरह से वेग पूछा है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूले से बराबर करेंगे, बी का मान आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा।
दिखाइए कि एल बटे आर तथा सी आर के मात्रक समय होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले हम एल बटे आर का लिखेंगे। एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इंटू डेल्टा टी बटे डेल्टा आई, और आर बराबर होता है बी बटे आई ओम के नियम से। ई क्या होता है? विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है वोल्ट, टाइम का होता है सेकंड, धारा का एम्पियर। इसी तरह यहाँ पे भी मात्रक लिख लेंगे। वोल्ट प्रति एम्पियर से वोल्ट प्रति एम्पियर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सेकंड। तो एल बटे आर की जो मात्रक हो गया वो हो गया सेकंड। अब बिमा पूछी जाएगी तो बिमा आ जाएगी इसकी टी। इसी तरह से सी आर के लिए निकालेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए सी क्या होता है। यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर होता है क्यू बटे बी, और आर का मान हम ओम के नियम से निकालेंगे प्रतिरोध के लिए, बी बटे आई। बी से बी कैंसिल हो जाए, क्यू बटे आई। अब क्यू बराबर आई टी फॉर्मूले से क्यू बटे आई का मान बराबर होता है टाइम के, तो टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्स दिशा में गतिमान वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विद्युत क्षेत्र की समीकरण दी हुई है हमें इस तरह से वोल्ट प्रति मीटर में। तो हमें ये पॉइंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो भी समीकरण दी जाती है इस समीकरण की तुलना करते हैं। ई वाई बराबर ई नोट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुलना करके ई नोट और के और ओमेगा का मान निकालेंगे। ई नोट का मान ये है, के का मान ये है, और ओमेगा का मान टी के सापेक्ष जो है वो ये दिया हुआ है। अब पूछा है तरंग दर। तरंग दर का फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा बराबर 2 पाई बटे के। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से वेग एवं दिशा, वेग निकालना है तो बी बराबर होता है ओमेगा बटे के। इस फॉर्मूले से हल करेंगे, और इसकी दिशा होगी वो एक्स दिशा में होगी, धनात्मक। फिर पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं व्यंजक। तो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं, ई बटे वी। हल करके टेस्ला में आ जाएगा। अब इसकी दिशा होगी, तरंग की दिशा होगी वो ऋणात्मक एक्स की दिशा में हो जाएगी, और विद्युत क्षेत्र होगा वो वाई दिशा में होगा। और इसका चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बनेगा वी जेड बराबर बी नोट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर हम बी नोट, ओमेगा और के का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद है समान वोल्टता के स्रोत से विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है, समांतर क्रम में जोड़े गए, इनसे शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज तो बराबर दिया हुआ है, प्रतिरोध का अनुपात दिया हुआ है, और P1 और P2 यह शक्ति का अनुपात निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि शक्ति प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो P1 बटे P2 का मान बराबर होगा R2 बटे R1, और R1 बटे R2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। तो P1 बटे P2 का मान आ गया 2:1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, और इसके द्वारा किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। तो बल अधिकतम कब होता है? जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात थीटा बराबर 90। फॉर्मूला है एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। यदि हम यहाँ पे 90 लगा देंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो बल अधिकतम हो जाएगा। और यदि समांतर होंगे तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो बल न्यूनतम होगा। इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। गतिमान आवेश पर लगने वाला कार्य किया जाता है, कार्य का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह 90 लिखेंगे, क्योंकि गति की दिशा के जो बल होता है वो लंबवत होता है। तो डब्ल्यू का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कर आरेख की सहायता से ज्ञात कीजिए। चालन बैंड, संयोजन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो चालन बैंड कौन होते हैं? जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। संयोजी बैंड वो होते हैं जिनमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। वर्णित, जो इन दोनों के बीच का गैप होता है, इसी को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ये हमने अर्धचालक के लिए चित्र बनाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है? इसका परिपथ खींचिए और निम्नलिखित का संतुलन कीजिए। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हीटस्टोन सेतु हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर इस परिपथ में और इस वाले परिपथ में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ के नियम लगाने के बाद दो समीकरण आएंगी, जिन्हें डिवाइड करने पर इस तरह से हमें यहाँ सिद्ध करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं? इसका कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि अनुदैर्घ्य तरंगों में यह संभव नहीं है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित होता है, इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण संभव नहीं होता है, क्योंकि कंपन की कोई निश्चित लंबवत दिशा नहीं होती है। कंपन की दिशा ना होने के कारण इसमें संभव नहीं है, अर्थात तरंग का जो प्रसार होता है वो समांतर होता है। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, उनमें कणों का दोलन तरंग संचलन की दिशा के लंबवत होता है, जिसे सीमित किया जा सकता है। इस तरह इसमें संभव है।
दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब अधिकतम होता है और किस दिशा में निम्नलिखित प्रकार से होता है? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो दो समांतर तारों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला ये है, यदि तार में समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल आकर्षण होगा, अन्यथा प्रतिकर्षण का बल होगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिकारी युक्ति क्या होती है? दिए गए परिपथ में यदि डायोड डी के अनुदेश विभव 0.5 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 5 मिली एम्पियर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो दृष्टिकारी होती है वो होती है एसी धारा को डीसी धारा में चेंज करने की युक्ति, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है या फिर बदलती है। अब इस चित्र में हमें कुल वोल्टेज दिया है 1.5 वोल्ट, डायोड पर जो विभव है वो 0.5 वोल्ट है, धारा का मान 5 मिली एम्पियर है, जिसे हम चेंज कर लेते हैं 5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर, तो बी बराबर आर के सिरों पे विभवांतर कितना होगा? परिपथ के वोल्टेज में से डायोड का वोल्टेज घटा देंगे, 1 वोल्ट आ जाएगा, और आर का मान निकालेंगे तो B/I, इसे हल करके 200 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन, दहली आवृत्ति और निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। तो ये दहली आवृत्ति की परिभाषा, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके उसकी दहली आवृत्ति कहलाती है। ये कार्यफलन की परिभाषा हमें दी हुई है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये याद कर लेना। ये परिभाषा निरोधी विभव की है, यह हमेशा ऋणात्मक होता है, वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य से निरोधी विभव शून्य हो, यह निरोधी विभव कहलाता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसकी जो सिद्धांत की कार्यविधि होगी वो, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का जो सिद्धांत है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसके लिए हम जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसी को हम सघन माध्यम बोलते हैं, जिसका कम होता है उसे हम विरल माध्यम बोलते हैं। ये वैल्यू हमें दी हुई लिख लेंगे इस तरह से, क्रांतिक कोण का मान निकालेंगे, साइन C बराबर अपवर्तनांक विरल बटे अपवर्तनांक सघन, हल करके C का मान आ जाएगा साइन इनवर्स 8/9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ निम्नलिखित को प्रत्येक को एक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, नाभिक का आकार और द्रव्यमान क्षति। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समस्थानिक के बारे में जानेंगे। किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। इसकी जो दूसरी परिभाषा वो ये है, किसी नाभिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जिनके परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है वो हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं उन्हें। जैसे एक ही तत्व के परमाणु दिए 1H1, 1H2, 1H3, इस तरह से हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है, यानी 1, 1, 1 समान है, एक परमाणु क्रमांक है, और द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 ही अलग अलग है। इसी तरह से ऑक्सीजन के समस्थानिक 8O16, 8O17, यहाँ पे परमाणु क्रमांक है 8, ये तो समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। फिर इसके बाद हम समझते हैं संभारिक। संभारिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसी तरह से समन्यूट्रॉनिक को समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है नाभिक का आकार। तो नाभिक का जो आकार है वो 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है, और जितने भी प्रयोग हुए उनसे यह पता चलता है कि नाभिक का जो आयतन है उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो यहाँ पर हमने द्रव्यमान संख्या को A मान लिया है, तो जो नाभिक है वो गोलाकार माना जाता है, इसलिए इसका जो आयतन है वो 4/3 पाई r³ हो जाएगा। अब ये समानुपाती हो जाएगा यहाँ पर A क्या चीज़ है यहाँ पर, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या का योग। इस तरह से हम हल कर लेते हैं, और हल करने के बाद R0 का जो मान है, नाभिक का आकार है वो 1 फर्मी के बराबर होता है। 1 फर्मी कितने होता है, 10⁻15 मीटर के तुल्य। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है हमें द्रव्यमान क्षति। किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान में जो अंतर आता है उसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब इन टिप्पणियों के अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर का क्वांटम सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए कि NB कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षा की प्रति इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा की पूर्ण गुणज होती है। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है हमें, 2πr का मान बराबर होगा n लैम्डा के।
बोर के जो हम क्वांटम सिद्धांत का अध्ययन किया था, तो एम बी आर बराबर होता है NH/2 पाई, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिसका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तो कोणीय संवेग है MBR बराबर किसके है, H/2 पाई का पूर्ण गुणज यानी NH/2 पाई। अब यहाँ पर हम एम बी का मान निकालेंगे, तो आर का जो मान है वो यहाँ 2 पाई के साथ में आ जाएगा। अब 2 पाई आर को यहाँ चेंज कर दिया एम बी से, तो एम बी यहाँ आ जाएगा। तो 2 पाई आर होती है परिधि बराबर एन, और H/एम बी का मान बराबर होता है लैम्डा के। ये हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये इसकी गतिज ऊर्जा का, ये कोणीय संवेग का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है। धारिता को बैटरी से वियोजित करके, वियोजित मतलब बैटरी हटा देने पर, के परावैद्युत माध्यम की पट्टी धारित्र की, संधारित्र की या फिर धारित्र की प्लेटों के बीच में प्रेषित की जाती है। तब इनमें क्या परिवर्तन होगा, धारिता में क्या परिवर्तन होगा। धारिता का ये यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमें। और बैटरी को यदि हम हटा देंगे तो के परावैद्युत बढ़ने पर उसकी धारिता भी चेंज हो जाएगी। सी डैश बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A/D। ये बराबर किसके होगा, सी के, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है। तो सी डैश का मान हो जाएगा KC। इसी तरह से आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवेश वही रहेगा जो है। विभवांतर, विभवांतर में 1/K गुना हो जाएगा। इसी तरह से विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये बराबर हो जाएगी U/K के, क्योंकि यहाँ पे जो सी डैश है, सी डैश का मान कितने के बराबर है, K/C। और यहाँ पे V का मान हम लगाएंगे जो जो अभी हमने हल किया है, इनसे हल करके U डैश बराबर U/K आ जाएगा। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो E डैश बराबर आ जाएगा B/KD। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। यदि विद्युत स्रोत के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो संगत स्रोत के नाम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दूरी r के सापेक्ष परिवर्तन का उल्लेख कीजिए गोलीय, बेलनाकार और समतल में। तो हमें इसमें परिवर्तन का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। एक ऐसी काल्पनिक सतह होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होता है। ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस पर आवेश को स्थानांतरित करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि विभवांतर ही जब जीरो है। तो गोलीय बिंदु के लिए ई समानुपाती ई व्युत्क्रमानुपाती होता है R² के। यहाँ पर बेलनाकार के लिए ई व्युत्क्रमानुपाती होता है R के, और समतल के लिए इसमें विद्युत क्षेत्र स्थिर रहता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें 8वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। एक परिपथ दिया हुआ है, हमें इसकी सहायता से इनके मान निकालने हैं। तो पहले हम ये देखेंगे परिपथ किस प्रकार का LCR परिपथ है। ये L है, ये C दिया हुआ है और यहाँ पर R दिया हुआ है।